लालचंद्र सिंह, इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में। And took some important decisions. And to brief about those decisions, we have with us Honorable Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji. And my warm welcome to the Honorable Minister. The Minister will make the opening remarks. After that, we will take a few questions related to the cabinet decisions. So over to you, sir. नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत सारे क्षेत्र जहां पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं, उनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन का फेस है, इसमें पिछले 9 वर्षों में भारत की बहुत उपलब्धियां रही हैं। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर कैपेसिटी की बात करूं तो 2014 में 2.6 गीगावाट थी, जो बढ़कर 71 गीगावाट हो गई है। विंड एनर्जी 21 गीगावाट थी, जो बढ़कर 40 गीगावाट हो गई। आज अगर हम अपनी कुल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, उसका लगभग 15% तो रिन्यूएबल, और अगर हाइड्रो मिला लें तो 25% लगभग उससे हम पूर्ति करते हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से या नॉन फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से होगी, नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से होगी। इसके प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी है और समय से पहले हमने बाकी टारगेट्स भी पूरे किए। आज जो बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है, वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है और इसके ऊपर लगभग 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लाकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा और इसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 100% सेंट्रल ग्रांट रहेगी। अब इसके लाभ क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, जैसा आप जानते हैं, मौसम और दिन के अनुसार बदलती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अगर मांग से अधिक होता है तो सोलर में आप उसको कैसे स्टोर करोगे? आपके पास अभी वो क्षमता देश में नहीं है। तो इसलिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में उसको स्टोर किया जाए, तो उस क्षमता को बनाने के लिए इस योजना को लेकर आए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत 2030 तक अपना नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज के 50% का शेयर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी को राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसकी पर्याप्त क्षमता का विकास हमें करना होगा। वर्तमान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस योजना के आने के बाद जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग आपके पास उपलब्ध होगी, तो 4,000 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अगले 3 वर्ष यानी कि 2023-24 से लेकर 2025-26 तक वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट के रूप में इनको दी जाएगी। और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो कैपिटल कॉस्ट की 40% तक रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, यानी कि इसकी कैप होगी 40% तक वायबिलिटी इसको किया जाएगा कैपिटल कॉस्ट के। अब इसको दिया कब तक जाएगा? इसको 5 ट्रेंचेस में 2030-2031 तक दिया जाएगा।
इसका एक और भाग ये है कि इसका लाभ सबसे पहले डिस्कॉम्स के लाभार्थियों को मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिल सके। 85% जो इसका उत्पादन है, वो जो इस योजना का लाभ उठाएंगे वाइबिलिटी गैप फंडिंग लेके, उनको 85% जो है पहले डिस्कॉम्स को देना होगा, और जब डिस्कॉम्स की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो बाकी अन्य कंज्यूमर्स को उपलब्ध करवा सकते हैं। अब इस पूरी योजना से जहां बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित होगा, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी की खपत भी बढ़ेगी, यानी कि वो खराब नहीं होगी, स्टोर होगी और पीक आवर्स में उसको इस्तेमाल करने का अवसर मिल पाएगा। पीक आवर्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी की माध्यम से उस मांग को पूरा किया जा सके तो बैटरी जो है वो बहुत काम आएगी, जहां एनर्जी स्टोरेज सिस्टम किया जाएगा। इसमें दो हमारे योगदान पर्यावरण के प्रति बहुत हैं। एक तो कार्बन एमिशंस कम होंगी, दूसरा फॉसिल फ्यूल पर भारत की डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। ये जो आत्मनिर्भर भारत की सोच है, उस दिशा में पहले भी बहुत कदम उठाए गए। जैसे मैंने पहले कहा, विंड, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के जो बाकी स्रोत है, बायोफ्यूल से लेके बाकी सब, उस दिशा में भी हमने किया है। लेकिन स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को भी बल मिलेगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और पीक टाइम पर जब एनर्जी उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर उपलब्ध कराने का ये तैयार किया गया, जिसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपया वाइबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से उपलब्ध होगा। अब इसमें लगभग 9,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट या इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि 40% अगर इस पे कैपिटल सब्सिडी। अब दूसरा विषय में जिसके ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो दो पहाड़ी राज्यों से जुड़ा है, जहाँ पर पलायन एक समस्या रहती है क्योंकि इंडस्ट्री ना हो। लेकिन 1 दिसंबर 2002 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों को दिया था, जिसके कारण बहुत इंडस्ट्री वहाँ पे लगी भी, निवेश भी हुआ, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कमान संभाली, तो जैसे मैं हिमाचल से आता हूं, तो हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा यूपीए की सरकार में ख़त्म कर दिया गया था। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जे का भी उस समय दिया, लेकिन 2017 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम IDS 2017 लेकर आए, जहां हिमाचल, उत्तराखंड को उसका लाभ मिला। और इसके अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी, जो नए यूनिट लगाएगा उसको प्लांट एंड मशीनरी पर 30% की सब्सिडी मिलेगी, और 5 करोड़ रुपए कैप थी एक यूनिट के ऊपर कि 5 करोड़ तक की उसको सब्सिडी मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2017 से 2022 तक, 31 मार्च तक लागू थी। इसके अंतर्गत दोनों राज्यों में सब्सटैंशियल एक्सपेंशन, काफ़ी एक्सपेंशन इंडस्ट्री यूनिट्स का हुआ। प्लांट एंड मशीनरी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई, क्योंकि जब नया कारखाना लगता है तो। एक और जहां 30% कैपिटल सब्सिडी मिली प्लांट एंड मशीनरी पर, वहीं पर जो इस यूनिट को लगाने के बाद आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता था, उसको भी 5 वर्षों तक 100% रिम्बर्समेंट करने का प्रावधान इसके अंतर्गत था। तो इंडस्ट्री लगे भी, फिर 5 वर्षों तक इंश्योरेंस प्रीमियम उसका दिया भी जाए, वो भी भारत सरकार ने 100% दिया। हालांकि उस समय इसके लिए 131.90 करोड़ का प्रावधान था कि इतना इसके लगभग सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन लोकप्रियता इतनी हुई इस योजना की, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बहुत सारे औद्योगिक यूनिट भी आए। कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए। 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश इसमें हुआ, और 49,000 के लगभग इसमें रोजगार
प्रत्यक्ष रूप में मिल पाए, सृजन हुए। अब इस योजना के अंतर्गत इनको 1153 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलना चाहिए था, लेकिन योजना में पहले 131 करोड़ का ही प्रावधान था। तो आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का। 1164.53 crore rupees has been sanctioned for this scheme. अब इसमें 1153 करोड़ जाएगा जो इंडस्ट्री वालों का बनता है उसको, और 11.53 करोड़ जाएगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे उसके रूप में। ये दो तो मैं दोनों पहाड़ी राज्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूं कि जो इंडस्ट्री यूनिट्स ने वहां पर रोजगार के अवसर दिए, आपने उनको जो कहा था वो उनको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध भी करवाया है। प्रश्न आप में से किसी का? So we may take some questions now. Yeah, we can begin from here. 110. सर, लक्ष्मण CNBC आवाज़ से मेरा सवाल यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड के लिए जो IDS स्कीम के तहत 1164.53 करोड़ का आवंटन किया गया है, वो स्कीम तो मार्च 2022 में ख़त्म हो गई थी, तो उसको आगे कितने साल तक बढ़ाया जा रहा है और इससे कितना इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे जनरेट होगा? कुछ एम्प्लॉयमेंट के डेटा आप दे सके तो। इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। जो उस समय के लगे यूनिट्स थे 774 यूनिट, उन 774 यूनिट्स को जो पैसा देना था 1153 करोड़ रुपया, वो आज मंजूर करके उनको दे दिया जाएगा। वो स्कीम आगे नहीं बढ़ी? आगे नहीं बढ़ी। और बैटरी स्टोरेज का कुल सरकार का टारगेट कितना है? उस टारगेट का कितना हिस्सा इस इंसेंटिव से पूरा होगा? अभी जो है वो 4000 मेगावाट आवर्स का है, और उसके लिए जो सब्सिडी देने का काम इससे किया जा रहा है वाइबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में 40%, उस पर लगभग 3760 करोड़ रुपये खर्च आएगा। क्योंकि लक्ष्मण जी, क्योंकि पीक आवर्स में इसकी ज़रूरत पड़ती। मान लीजिए हम दिन के समय सोलर पावर जनरेट कर रहे हैं, मान लो 5000 मेगावाट उत्पादन की, 4000 की खपत हो रही, 1000 मेगावाट बच गया तो उसको स्टोर करेंगे, और रात के समय जिस भी समय उसकी पीक के समय आवश्यकता पड़ती है उस समय उसको किया जाएगा। होता क्या है, बैटरी एक तो टेक्नोलॉजी, ऊपर से इसका खर्चा बहुत है स्टोरेज करने का, लेकिन इस दिशा में हमें बढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो फॉसिल एनर्जी की हम बात करते हैं, तो इसके लिए नॉन फॉसिल एनर्जी से हम लोग कहीं ना कहीं इसका शेयर कम कर सकें, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना ही है। नॉन फॉसिल बढ़ाने की आगे बढ़ना है, यानी कि फॉसिल वाली को कम करना है। अनुराग जी, मेरा सवाल कैबिनेट से इधर है, थोड़ा सा फैसलों से इधर है। ये एक राजनीतिक सवाल है। से कहाँ पे है सर? मणिशंकर अय्यर दरअसल चाइना के सुर में सुर लगातार मिला रहे हैं। जो चाइना ने सवाल उठाया था वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के, उससे सहमति उन्होंने जताई है। इस पर आपका क्या कहना है? सर, देखिए, मैं यहाँ पे कैबिनेट से जुड़े हुए विषय लेता हूँ। I think my request is, कुछ लोग राजनीतिक रूप से कहीं नहीं वो ऐसे बयान देके कहीं ना कहीं अपनी चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आप भी ज़्यादा मत सोचिए, चलिए आप। yeah, my request is confine your questions to cabinet decisions, please. Yes, please. Yes, please. देश का अनुराग जी नमस्कार। हाँ जी सर, क्योंकि भारत और इंडिया को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। ये कैबिनेट के विषय में नहीं है भाई। कैबिनेट के विषय में नहीं है ये। देखिए, कैबिनेट के विषय नहीं है। आपको कोई राजनीतिक सवाल पूछने, आप अलग से पूछिए। मैं कभी इस बैठक में राजनीतिक सवाल हम लेते नहीं इस कैबिनेट मीटिंग में। सर, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, राजेश फ्रॉम PTI। ये जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला स्कीम है, इसमें मतलब कोई भी नई यूनिट अगर चाहे स्कीम का बेनिफिट अवेल करना तो उसको नहीं ये मिलेगा? 2017 से 2022 तक का जो समय था, जो उसके समय रजिस्ट्रेशन 774 यूनिट्स का हुआ, उनको 5 करोड़ रुपया मैक्सिमम मिल सकता था प्लांट एंड मशीनरी पर। जो 30% लगभग प्लांट एंड मशीनरी का बनता है, वो बनते हैं 1153 करोड़ रुपये। वो आज मंजूर किए गए 1164 करोड़ रुपीस, जहाँ पर उनको भी यूनिट्स का सारा पैसा मिल जाएगा
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 11.53 करोड़ है वो भी साथ में हो जाएंगे। Next question we take from 65, sir. Please. Sir, regarding this battery storage, what is the current capacity now, or are we importing it currently? What is the status? So we're going to start this with the viability gap funding as this is very expensive to store it and we don't have the manufacturing capacity. In many areas, India is becoming self-reliant with the Atmanirbhar Bharat Yojana. And we have seen from the mobile manufacturing how India, from the second largest importer of the mobile phones, have become the second largest manufacturer of the mobile phone. Similarly, in the field of solar energy, from 2.6 gigawatts in 2014, we have gone up to 71 gigawatts in the year 2022-2023. That clearly showcase that our capacity is increasing as far as the solar and other sources of renewable energy are concerned, but we do not have the battery storage capacity. Just to boost that and have the manufacturing facility in India, this viability gap funding scheme has been introduced, for which 3,760 crore rupees will be available to increase our non-fossil fuel energy capacity and take it up to 50% by the year 2030. We take a question from the front row, sir, now. Yeah, sir, please. one question is, today there was also Council of Ministers meeting where G20 was discussed. That's what we have learned. If at all you can say something. Second point, this week there will be many engagements of Prime Minister with world top leaders. I think there were some MOUs. Is there any important MOU that has been decided in today's cabinet meeting which will be signed this week? जो आपको ब्रीफिंग करने के दोनों विषय मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं. So there is a supplementary, if you could please take from. मेरे बैटरी स्टोरेज वाले पे छोटा सा क्लेरिफिकेशन था कि ये जो डिस्कॉम को दिया जाना, इससे जो बिजली पैदा होगी पीक आवर में डिस्कॉम को देंगे, तो कई सारे डिस्कॉम ऐसे हैं जहाँ पे फ्रीबीज वगैरह की वजह से काफ़ी नुकसान में है, वापस पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो क्या बिजली वहाँ उनको देने में कोई प्रायोरिटी रखेंगे या फिर ऐसा कोई कंडीशन लगाएंगे कि जो डिस्कॉम डिसिप्लिन हो फाइनेंशियली उनको ही दिया जाए? आपने बहुत उचित सवाल उठाया लक्ष्मण जी. उसमें मैं इतना ही कहूँगा, ये सही है कि कुछ राज्यों में देखा गया कि मुफ्त में बांटने के चक्कर में डिस्कॉम्स को भी डुबाने का काम हो रहा है और उनकी पेमेंट भी नहीं हो पा रही है. और जहाँ पे अगर हमें इनको एक और कॉस्ट कम्पिटिटिव रखना है कि अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी है, तो ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि किन डिस्कॉम्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए. ये समय समय पर निर्णय लिया जा सकता है. आज का निर्णय यही है कि जो भी कंपनियां बैटरी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए आगे आती हैं, उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग का लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ लेने के बाद 85% उनको डिस्कॉम को ही देना पड़ेगा. डिस्कॉम किसको देना है, कब देना है, वो जब एक बार कैपेसिटी बन जाएगी तो वो भी आ जाएगा. Any other questions? We can take one from here. ये जो बैटरी आधारित जो बिजली है, आम बिजली पब्लिक को मिलती है गांव में या शहर में, उसका रेट उससे कम होगा या ज़्यादा होगा? देखिए, जब हम बैटरी स्टोरेज की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इटसेल्फ इज वेरी हाई, बट इफ यू लुक एट द पीक आवर्स, द एनर्जी कॉस्ट और द पावर कॉस्ट एट दैट टाइम इज मोर देन 10 रुपीज़ एज वेल. बहुत सारे राज्यों में आप देखोगे 11 रुपये, 10.5 रुपये, 12 रुपये तक ऐसे जाती है. मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. मान लीजिए 2.5 रुपये में बिजली पैदा हो रही है, लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमारे पास नहीं है तो वेस्ट चली जाएगी. और अगर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हम बनाते हैं और वायबिलिटी गैप फंडिंग नहीं देते तो उसकी अपने आप ही कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्योंकि स्टोरेज की भी वायबिलिटी नहीं बनेगी. अगर हम यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग 40% तक कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 रुपये के आसपास भी अगर उनकी स्टोरेज की वो कॉस्ट आती है तो 2.5 + 6 रुपये 8.5 पौने 9 रुपये तक भी जाती है, तब भी वो वाइबल बना देती है पीक आवर्स के लिए. तो एक और देश की एक क्षमता बढ़ाएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी और सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत और आगे बढ़ेगा और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का भी 50% शेयर जो हम करना चाहते हैं, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति 2030 तक कर लेंगे.
So if there are no more questions, I mean, we may wind up the Thank you. press conference. Two important decisions underlining India's commitment to clean environment and ensuring balanced development. Thank you, sir. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे कैबिनेट की प्रेस वार्ता का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों को मैं बता देता हूं।